जिसमें चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। आज हम चैप्टर सेकंड को समझेंगे। चैप्टर सेकंड हमारा विविधता एवं भेदभाव। यहाँ से जो अभी रिसेंटली पेपर आपका 7 जुलाई 2024 में हुआ है, उसमें भी यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। अभी जब हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद इस चैप्टर के प्रश्नों को हल करेंगे। कुछ 10 से 12 प्रश्न मिले हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जब आप इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे, इसका मतलब है कि आप सारे सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो जेंडर बायस होता है, जेंडर स्टीरियोटाइप होता है, यहाँ से रिलेटेड प्रश्न आपको मिल ही जाता है। ठीक है, और मैं भी लिखित दे सकता हूँ स्टाम्प पेपर पे कि यहाँ से प्रश्न आपको सीटेट में ज़रूर मिलेगा। ओके, इसमें आज हम लोग समझेंगे कि ये पूर्वाग्रह क्या होता है, रूढ़िबद्ध धारणा क्या होती है। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज रहते हैं हमेशा कि जेंडर बायस क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है। दोनों चीज़ों को आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। बहुत आसान शब्दों में यहाँ पे इन चीज़ों को क्लियर किया गया है। ठीक है, असमानता भेदभाव क्या होता है। चलिए, तो इससे पहले जो चैप्टर फर्स्ट था, उसमें हमने डाइवर्सिटी को समझा। हमने जाना कि किस तरीके से हमारा खान पान, पहनावा, रहन सहन, हमारी संस्कृति, किस तरीके से ये डाइवर्सिटी भारत में विद्यमान है। ठीक है, विविधता के बाद भी हम लोग सब एकता में जुड़े हुए हैं। यहाँ पे विविधता और भेदभाव की बात करेंगे। चलिए, पॉइंट कहता है कि पिछले पाठ में आपने विविधता के बारे में पढ़ा, डाइवर्सिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं, उन्हें चिढ़ाया जाता है। दूसरों से अलग का मतलब है बेचारा किसी तरीके से कोई व्यक्ति डिसेबल्ड हो सकता है ना, वो पैरों में उसके दिक्कत हो सकती है, पैरों से लड़खड़ा सकता है, मेंटली वो डिसऑर्डर हो, उसमें कोई मेंटली डिसऑर्डर हो सकता है, या और भी कोई चीज़। तो उनका मजाक उड़ाया जाता है, या फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूहों में शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, जैसे अगर कोई व्यक्ति विकलांग है, कोई बालक विकलांग है, तो अगर कोई खेल खेल रहे हैं बच्चे, तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे उस खेल में, उसको शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, या कोई उतना होशियार नहीं है तो भी उसको शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, कहेंगे अरे बेवकूफ़ है, इसको कौन खिलाएगा, ये नहीं खेल पाएगा। ठीक है, इसको रूल रेगुलेशंस पता ही नहीं रहते हैं। इस तरीके से क्या किया जाता है, उसका फिर मजाक एक तरीके से उड़ाया जाता है, उसको शामिल नहीं किया जाता है। और जब उसको शामिल नहीं किया जाता है तो कहीं ना कहीं उसके दिल में ठेस पहुंचती है। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुख होता है, गुस्सा आता है, और हम असहाय महसूस करते हैं कि यार देखो, बताओ, ये हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। अगर हमारे अंदर जरा सी कमी है तो ये हमें अपने ग्रुप में शामिल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस पाठ में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हुए हैं। चलिए समझिए पॉइंट्स को। हम क्या हैं और हम कैसे हैं, ये कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं, कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। भाई, हम कैसे रहते हैं ये डिपेंड करता है कि जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ का भूगोल कैसा है। अगर ज़्यादा ठंड पड़ती है तो हम उस तरीके से रहते हैं, उस तरीके के कपड़े पहनते हैं। जैसे रेगिस्तानी लोग भारी वस्त्र पहनते हैं क्योंकि धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, उनसे बचने के लिए, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ का भूगोल कैसा है, उसी तरीके से लोग रहते हैं। कौन सी भाषाएं बोलते हैं, उस क्षेत्र में जिस तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं उस तरीके की भाषाएं लोग वहाँ बोलते हैं। क्या खाते हैं, जैसी भौगोलिक स्थिति है, जैसी फसलें वहाँ पर उगाई जाती हैं। जैसे केरला के लोग मछली और चावल खाना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पे मछली भी अच्छी खासी जो है कि मिल जाती है, और चावल भी वहाँ की अच्छी फसल होती है, तो वहाँ के लोग मछली और चावल खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्या पहनते हैं, मैंने कहा ना कि डिपेंड करता है कि वहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो जैसे रेगिस्तानी लोग, रेगिस्तान में, सारा रेगिस्तान की हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें लोग क्या पहनते हैं, भारी वस्त्र पहनते हैं धूल भरी आंधियों से बचने के लिए। कौन से खेल खेलते हैं, कौन से उत्सव मनाते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ की भौगोलिक और उसका इतिहास क्या रहा है। ठीक है, जो इतिहास में प्रचलन में चला आ रहा है लोग उसको फॉलो करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे उनका रहना, खाना, है ना, पहनना, खेलना, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं।
अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो भी ये अंदाजा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है, बहुत सारी डाइवर्सिटी। संसार में 8 मुख्य धर्म है। भारत की बात नहीं हो रही है, वर्ल्ड की बात हो रही है। कितने? WRLD। कितने? संसार में टोटल 8 मुख्य धर्म है, नोट कर लीजिए। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं और भारत में उन 8 धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं हमारे भारत में। कितनी? 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। क्या हैं? जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। आपको बताते चलें, यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। कितने? 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। हम लोगों को उसमें से एक भी नहीं आता। यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। ऐसा नहीं कि जो डाइवर्सिटी है ये हमेशा इसके माध्यम से आदमी खुश ही रहता है। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, जो हमारे जैसे हैं। उनके साथ हम सुरक्षित और आश्वस्त अपने आप को महसूस करते हैं। बात करते हैं उनके साथ, हम कपड़े पहनते हैं हमारी तरह, वो जो सोचते हैं उनके साथ हम अपने आप को सुरक्षित पाते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत अलग हैं तो हमें भी बहुत अजीब और अपरिचित लगते हैं, क्योंकि वो हमसे बहुत अलग हैं, अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, उनकी भाषा हमसे अलग हो सकती है, उनकी संस्कृति हमसे अलग हो सकती है, तो वो हमें बड़ा अजीब लगते हैं। और अपने आप को सुरक्षित किसके साथ पाते हैं? जो हमारी तरह दिख रहे हैं, हमारी तरह बात कर रहे हैं, हमारी तरह कपड़े पहन रहे हैं, हमारे सोच विचार आपस में मिल रहे हैं, उसके साथ हम घुल मिल जाते हैं। तो वो हमें बहुत अजीब लगते हैं जो कि भिन्न होते हैं। ठीक है, कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। हम जिस तरीके के कपड़े पहन रहे हैं ये वैसे क्यों नहीं पहन रहे हैं, हमारी सोच जैसे इनकी सोच विचार क्यों नहीं है। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की एक राय बना लेते हैं। जो हमसे अलग दिख रहा है उसके बारे में हम एक राय बना लेते हैं। ठीक है, यार ये ऐसा होगा, ठीक, ये ऐसा होगा, या मतलब जो भाषा हम बोल रहे हैं वो भाषा वो नहीं बोल रहा है, तो फिर हम उसको एक हीन दृष्टि से उसके प्रति एक नकारात्मक विचार पैदा कर लेते हैं कि देखो ये हमारे जैसे बोल भी नहीं पा रहा या हमारी भाषा नहीं जानता, तो हम उसको उतनी वैल्यू नहीं दे पाते। ठीक है, ये सब चीज़ें भी आगे समझेंगे। अब यहाँ से पॉइंट हमारा शुरू होता है पूर्वाग्रह को लेकर के। पूर्वाग्रह जिसको हम बायस कहते हैं, जेंडर बायस कहते हैं। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा बता दें। पूर्वाग्रह जिसको हम कहते हैं लैंगिक पूर्वाग्रह की अगर हम बात करें, लैंगिक पूर्वाग्रह की बात करें, यहाँ से रिलेटेड जो बच्चे पहले सीटेट दे चुके हैं उन्होंने इसको पढ़ा होगा। लैंगिक पूर्वाग्रह, इसमें क्या होता है, इसमें मेल और फीमेल में अंतर किया जाता है। जैसे स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन में बॉयज़ और गर्ल्स में गर्ल्स को ही प्राथमिकता देना, ये क्या है, ये पूर्वाग्रह हो गया। एक जेंडर को ज़्यादा वरीयता देना या भेदभाव, ये पूर्वाग्रह के उदाहरण हैं। अब यहाँ पे इसके माध्यम से हम इस पूर्वाग्रह को ठीक तरीके से समझ पाएंगे। अब नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उन कथनों को देखिए जो आपको ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगे। जिन कथनों से आप सहमत हैं उन पर निशान लगाइए। जिसके बारे में आप सहमत हो उन पर ऐसे निशान लगाते चलना। ओके, क्या आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह हैं? क्या आपने उनके बारे में कोई राय पहले से बना रखी है? क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी ये पूर्वाग्रह है? क्या दूसरे लोग भी ऐसा ही सोचते हैं जैसी राय आपकी है? लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह क्यों होते हैं, कहाँ से आते हैं? जिन पूर्वाग्रहों को आपने अपने आसपास महसूस किया है उनकी एक सूची बना लीजिए। ये पूर्वाग्रह लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। जैसे पूर्वाग्रह क्या है, राय क्या बना ली है। जैसे ग्रामीण लोगों की अगर बात करें तो ऐसी राय है लोगों के बारे में, ऐसी पूर्वाग्रह लोगों ने बना रखा है कि आधे से ज़्यादा भारतीय गांव में रहते हैं। ठीक है,
गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। गांव के लोग जो नई टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे लोगों ने राय बना रखी है अपने अंदर। फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य हो जाते हैं, मजबूरी हो जाती है, वो अपने आप को ट्रांसफर कर लेते हैं। ऐसा ग्रामीण लोगों के बारे में क्या है, राय बना रखी है लोगों ने कि ग्रामीण लोग ऐसे होते हैं। शहरी लोगों ने ये राय बना रखी है। तो इसमें से आपकी कौन कौन सी राय है, आप चाहें तो उस पर ऐसे टिक लगा सकते हैं। अब शहरी लोगों के बारे में ग्रामीण लोगों ने क्या राय बना रखी है कि शहरी जीवन बड़ा आसान होता है भैया, बढ़िया, हर समय लाइट जाती नहीं है, एसी चलती रहती, बड़ा मजे में रहते हैं। यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी भी होते हैं, पड़े रहते हैं। शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है। लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है। ये जो यहाँ पे लाइनें दी गई हैं स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट बायस के बारे में बता रहे हैं, पूर्वाग्रह के बारे में बता रहे हैं कि लोगों की ऐसी राय है, लोग जो है शहरी लोगों की ग्रामीणों के प्रति ऐसी राय है और ग्रामीणों की शहरी लोगों के प्रति ऐसी राय है। ठीक है, अब आप इसको और बेहतर समझ पाएंगे। कह रहा है कि इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं, जैसे गांव के लोग नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। तो ये क्या है, ये कथन बता रहा है कि ग्रामीण लोग अज्ञानी हैं। ठीक है, उन्हें इस चीज़ का ज्ञान नहीं है। जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी और सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखा गया है कि जो शहरी लोग हैं वो क्या है, पैसे के पीछे भागते हैं, वो अपने परिवार को समय नहीं देते, है ना। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं करते। तो ये बताया गया है कि इसमें पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उससे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। यानी कि हमने अपने दिमाग में बैठा लिया है कि शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। तो ये क्या है, ये एक राय हमने बना रखी है, ओके, और उसको अपने दिमाग में बैठा लिया। ज़्यादातर जो राय होती है वो नकारात्मक ही होती है, क्योंकि भाई ज़रूरी थोड़ो है कि शहरी लोग केवल पैसे की ही चिंता करते हों, है ना। हो सकता है उनको लोगों से भी बड़ा प्रेम हो। ऐसा थोड़ो कि शहर में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। कुछ लोग अपना फुल टाइम परिवार के साथ बिताते हैं जब उन्हें समय मिलता है तो, ठीक है। और ऐसा थोड़ो कि शहरी जीवन बड़ा आसान ही होता है, शहरी जीवन बड़ा कठिन होता है ना। तो इस तरीके से क्या है कि ये ज़्यादातर जो राय लोग अपनी बना लेते हैं दूसरों के प्रति, ये नकारात्मक ही होती है। जैसा कि कथनों में दिया गया है कि लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी क्या है, एक पूर्वाग्रह है। हमने मान लिया कि शहरी लोग जो होते हैं वो बहुत ही आलसी और बिगड़े हुए होते हैं। ये क्या है, ये हमने उनके प्रति एक नकारात्मक राय बना रखी है। अब जहाँ भी हमें शहरी लोग मिलेंगे, अगर हमारे अंदर ऐसी राय है तो अगर वो शहरी है तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ये जरूर बिगड़ा हुआ होगा, ये आलसी होगा, ठीक है, इस तरीके से ये कंजूस होगा। तो जब हम ये सोचने लगते हैं कि किसी काम को, आप देखिए यहाँ से पॉइंट को थोड़ा और डीप में समझिए। जब हम ये सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, जब हम ये सोच लेते हैं कि किसी काम को करने का एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। क्योंकि हमने अपनी राय क्या बना ली कि इस काम को करने के लिए सिर्फ यही एक तरीका है और यही सबसे अच्छा है। जब दूसरा उसी काम को दूसरे तरीके से कर रहा है तो फिर हमें वो पसंद नहीं आता और फिर हम उसकी इज्जत नहीं कर पाते, ठीक है। जैसे कोई क्वेश्चन है, कोई मैथ्स का क्वेश्चन है, हम उसको सॉल्व कर रहे हैं और हमने मान लिया कि इस प्रश्न को सॉल्व करने का बस यही एक फॉर्मूला है। अब आप उसी क्वेश्चन को दूसरे फॉर्मूला से लगा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि अब हम
उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या मान रखा है कि बस यही जो फॉर्मूला है यही बेस्ट है, इसी से प्रश्न जल्दी हल हो जाएगा। आपने दूसरे फॉर्मूला को लगा करके हो सकता है प्रश्न को छोटा कर दिया हो या बड़ा कर दिया हो, तो अब हम क्या करेंगे, हम वहां पे आपकी लगभग आपके प्रति एक नकारात्मक एक विचार हमारे अंदर आ जाएगा, है ना, क्योंकि आप हमारे जैसा नहीं सोच रहे हैं। कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं, क्योंकि हमारी राय हमने उस तरीके की बना ली है। उदाहरण के लिए, अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे, क्योंकि हमने ये सोच लिया है, हमारी राय अंग्रेजी के प्रति ये बनी हुई है कि अंग्रेजी इंग्लिश इज द बेस्ट लैंग्वेज। ठीक है, फिर होता क्या है कि जो व्यक्ति इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है या जो इंग्लिश के अलावा जो अन्य भाषाएं बोल रहा है, फिर हम उसके प्रति नकारात्मक विचार हमारे अंदर आ जाते हैं। हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अन्य भाषाओं को नकारात्मक रूप से देखा है, अन्य भाषाओं के प्रति हमारे विचार नकारात्मक हैं। ठीक है, हमारी राय उस तरीके की है, हमने सिर्फ इंग्लिश को ही बेस्ट माना है। तो जो व्यक्ति अब इंग्लिश के अलावा दूसरी भाषाओं को बेस्ट मान रहा है या जो इंग्लिश को महत्व न देकर दूसरी भाषाओं को इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो उस व्यक्ति के प्रति भी हमारे विचार नकारात्मक हो जाएंगे, क्योंकि हमारी राय उस तरीके की है। ठीक है, आगे बढ़ें, कॉन्सेप्ट को बहुत डीप में समझिएगा। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। यहाँ पर तो चलो कोई एक सॉल्यूशन की हम बात कर रहे थे, हम उसके बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं कि इसका बस एक ही तरीका है, ठीक है, या एक ही लैंग्वेज बेस्ट है। हम कई तरीके से लोगों के धार्मिक विश्वास को लेकर के हम पूर्वाग्रही हो सकते हैं। उनकी चमड़ी का रंग को लेकर के, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, उनको हम मानते हैं कि अरे श्रीलंका तो सब काले ही होते हैं। जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे वे कपड़े पहनते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम पूर्वाग्रही हो सकते हैं। हो सकता है जैसे हमारे धार्मिक विश्वास हों, उनके उस तरीके के धार्मिक विश्वास ना हो, या उनके विचार हमसे अलग हों। ठीक है, और उनकी चमड़ी का रंग, अगर हमारी चमड़ी का रंग गोरा है, अगर दूसरे और इसी को हम बहुत पसंद करते हैं, तो जो लोग काले हैं या उनकी चमड़ी का रंग दूसरा है, उनको फिर हम उतना अच्छा नहीं मानते, उनके प्रति हमारे अंदर नकारात्मक विचार आते हैं, उनको हम उतनी वैल्यू नहीं दे पाते, क्योंकि वो हमारे जैसे गोरे चिट्टे नहीं हैं। तो ये हमने एक राय बना रखी कि गोरे लोग ही अच्छे होते हैं। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के हो जाते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। जैसे चमड़ी के रंग की बात करो, ठीक है, कुछ गोरे लोग काले लोगों से दोस्ती तक नहीं करना चाहते, या उन्हें कुछ हीन दृष्टि से देखते हैं। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। मान लीजिए किसी की चमड़ी का रंग थोड़ा काला है, हम गोरे हैं, वो हमसे दोस्ती करना चाह रहा है, हम उससे दोस्ती नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो उसको उसके दिल को ठेस पहुंचेगी कि यार मैं काला हूं तो ये मुझसे दोस्ती तक नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए लड़के और लड़की में भेदभाव किस तरीके से होता है। तो आपने पूर्वाग्रह को समझ लिया, पूर्वाग्रह यानी कि जेंडर बायस को आपने समझ लिया, जिसमें हमारे अंदर कोई एक राय इतनी पक्की हो जाती है कि फिर हम उसको बदलते नहीं हैं, और जो पूर्वाग्रह है वो अक्सर नकारात्मक ही होता है। लड़के और लड़की में भेदभाव की बात करेंगे। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। जैसे भेदभाव इसलिए किया जाता है कि जैसे मान लीजिए लड़के और लड़कियां ये दोनों एक ही काम कर रहे हैं, एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं, लेकिन काम दोनों का सेम है, दोनों 8 घंटे लगा रहे हैं, लेकिन सैलरी जो लड़का है उसकी सैलरी है 20,000, ठीक है, और लड़की को सैलरी दी जा रही है 15,000, जबकि दोनों 8 घंटे काम कर रहे हैं, दोनों काम बराबर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो है ये वहाँ पे भेदभाव, ये असमानता की जा रही है। लड़कियों को ये लड़कियों के प्रति ये राय बना ली गई है कि ये उतना काम नहीं कर पा रही हैं या उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी, तो दोनों में भेदभाव किया जाता है। या और भी तरह से हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। आपके घर परिवार में भी हो सकता है भेदभाव होता हो लड़के लड़कियों में, लड़के को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही हो, लड़कियों को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है। लड़का बड़ी डिग्री कर रहा है, बढ़िया बाहर पढ़ने गया है, लड़कियों को हाई स्कूल इंटर करके घर में बैठा लिया गया। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कई लोग कहेंगे
हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, ये तो ऐसे ही होता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है। तो आइए इसकी सच्चाई क्या है इसको थोड़ा हम लोग डीप में समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ विचार दिए गए हैं। कह रहा है कि इन विचारों को आप लड़का और लड़की के साथ में सेट कर दीजिए कि कौन लड़के के साथ जाएगा कौन लड़की। जैसे वे बहुत सुशील हैं, जाहिर सी बात है लड़की होगी। उनकी बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है, जाहिर सी बात है लड़की के बारे में कहा जा रहा है। वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं, ये लड़के के लिए कहा जा रहा है। वे शरारती हैं, लड़के के लिए कहा जा रहा है। वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण हैं, ये किसी एक के साथ में बांध दिया गया। वे रोते नहीं, यानी लड़के हैं। वे उद्यमी हैं, यानी कि लड़के हैं। खेल में निपुण, यानी कि लड़के हैं। खाना पकाने में निपुण, लड़की है। वो भावुक है, यानी कि लड़की है। तो इस तरीके से इन विचारों को लड़के और लड़कियों के प्रति ऐसे हमने क्या है, ऐसी राय बना रखी है कि ऐसा होता है। अब जैसे यहाँ पे 3 पिक्चर्स दी गई हैं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो, यानी कि वो बेचारी पैरों से थोड़ा कमज़ोर है तो लोग कहते हैं तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे जैसे ये भी अगर इसकी टांगें डगमगाती हैं तो लोग सोचते हैं इसका दिमाग भी डगमगाता होगा, ये दिमाग से भी मेंटली पूरी हेल्दी नहीं है, ठीक है, मेंटल रूप से हेल्दी नहीं है। क्या उसका दिमाग सही है? लोग ऐसी राय बना लेते हैं उसके प्रति, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये कह रहा है कि ऊपर के चित्रों में जो बच्चे हैं उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था, ठीक है। इस शब्द को बदलकर आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो हैं खास ज़रूरतों वाले बच्चे, क्योंकि इनको कुछ खास ज़रूरत होती है, जिनको इंग्लिश में चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कहा जाता है। उनके बारे में लोगों के पूर्वाग्रहों को यहाँ बड़े अक्षरों में दिया गया है कि जैसे क्या यार उसका दिमाग सही है, यानी कि लोगों का पूर्वाग्रह है। लोगों ने पहले से वो राय बना रखी है, यानी कि पैर अगर उसके गड़बड़ हैं, पैरों में दिक्कत है, तो लोग ये समझते हैं कि इसका दिमाग भी उतना शार्प नहीं होगा। जबकि आज आप देख ही पा रहे हैं कि विकलांग लोग कैसे गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं, ठीक है। साथ में उनकी अपनी भावनाएं और विचार भी दिए गए हैं। जैसे ये बेचारे अपने बारे में क्या सोचते हैं, मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है, घूरती आंखों से मैं छिप जाना चाहती हूँ, लोग मुझे इस तरीके से देखते हैं। ये उनके अपने विचार यहाँ पे दिए गए हैं। ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में क्या कह रहे हैं, ठीक है, और क्यों, इस पर चर्चा कीजिए, ठीक है। आपकी राय में क्या खास ज़रूरतों वाले बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, इस पर अपना तर्क देना है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ से पॉइंट को आप और ठीक से समझ पाएंगे। अगर हम इस कथन को लें कि वे रोते नहीं, तो आप देखेंगे कि ये गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है कि वो रोते नहीं। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है तो माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य अक्सर ये कहकर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, वो रोते नहीं। तो ये जब बच्चा छोटा होता है, परिवार के लोग ऐसा कहते हैं, तो धीरे धीरे वो बात उसके दिमाग में बैठ जाती है। और फिर जैसे जैसे बड़ा होता जाता है फिर वही चीज़ उसके दिमाग में रहती है कि हम तो लड़के हैं, हम रो नहीं सकते, हम बहादुर हैं, हम रो नहीं सकते। भले ही वो कितने भी कष्ट में हो, उसको बहुत तेज़ रोना आ रहा हो, लेकिन वो नहीं रोता है। अक्सर लड़के नहीं रोते हैं, है ना, क्योंकि उसको ये बात पहले ही उसके दिमाग में बैठा दी गई है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वे ये विश्वास करने लग जाते हैं कि लड़के रो ही नहीं सकते, चाहे कितनी बड़ी समस्या आ जाए, लड़के रो नहीं सकते। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए भी तो वो अपने आप को रोक लेता है। लड़का ये मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है और यार अगर मैं रो दूंगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है। लड़कों के अंदर भी दिल होता है, वो भी भावुक हो जाते हैं, ठीक है, तो उनका भी रोने का दिल करता है। लेकिन नहीं, हमको पहले से हमारे अंदर कूट कूट के भर दिया गया है कि लड़के रोते नहीं। खासकर जब उन्हें गुस्सा या दर्द हो तब वो रोना चाहते हैं, लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि बेटा रोना नहीं है। अगर एक लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक बनाएंगे, इसलिए वो दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है, ठीक है। अब ये क्या है, ये लोगों की कुछ रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाई गई हैं। अब देखिए, चलिए यहाँ पे पहले हम इधर समझ लेते हैं फिर इसको देखेंगे।
इधर देखिएगा, हम लगातार ये सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं, ठीक है। और लड़कियां बड़ी कोमल होती हैं, मृदुभाषी होती हैं, बड़े धीमे बोलती हैं, लड़के बड़ा कठोर होते हैं, बलिष्ठ होते हैं, उनका शरीर मजबूत होता है। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं, उन पर बिना विचार करे हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। जो चीज़ें पहले से चली आ रही हैं उनके अनुसार ही हमारे विचार होने चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के रूप में देखना चाहते हैं जो पहले से चली आ रही है। अब जैसे आपने दो चीज़ें पढ़ी, अभी आपने पूर्वाग्रह पढ़ा, अब आप यहाँ पे रूढ़िबद्ध धारणा पढ़ने जा रहे हैं। देखिए दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है, दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है। अंतर इतना है कि ये जो रूढ़िबद्ध धारणा होती है ये फैक्ट होता है, ये फैक्ट होता है। जो चीज़ें पहले से तय कर दी गई हैं, जो चीज़ें पहले से अपने मूल रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र हो रही हैं, वो रूढ़िवादिता या रूढ़िबद्धता कहलाता है, ठीक है। जेंडर बायस में क्या होता है कि इसमें मेल फीमेल में अंतर किया जाता है और यहाँ पे थोड़ा भेदभाव होता है और लोगों के प्रति हम अपनी एक राय बना लेते हैं, ठीक है। ये पूर्वाग्रह का उदाहरण होता है। ध्यान रखिएगा, रूढ़िबद्धता में जो हमारे दादा परदादा ने लड़कों लड़कियों के लिए जो नियम बना दिए वही चले आ रहे हैं। लड़कियां घूंघट में रहेंगी, दादा परदादा ने हमारे नियम बनाए थे, अब उस परंपरा को हम निभा रहे हैं। ये क्या है? ये रूढ़िबद्धता है, ठीक है। लड़कियां घर का काम चूल्हा बर्तन ही करेंगी, ये पहले हमारे पूर्वजों ने फिक्स कर दिया कि लड़के बाहर का काम करेंगे, औरतें घर का काम करेंगी। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी अब वही चला रहा है, हम उस परंपरा को निभा रहे हैं। लड़कियां घूंघट में ही रहेंगी, ऐसा पूर्वजों ने सेट कर दिया। तो अब वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने मूल रूप में वो संस्कृति चली आ रही है और हम उस संस्कृति को आगे चला रहे हैं, ठीक है। ये रूढ़िबद्ध धारणा है जो पहले से तय हो गया है, इसको जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं, ठीक है। चलिए, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। जब हम सबको एक ही छवि में बांध लिया, मान लीजिए हमने कह दिया कि लड़कियां घर का काम करेंगी, लड़कियां का मतलब सभी लड़कियों के बारे में हमने कह दिया। जब हमने ये कह दिया कि लड़कियां घर का काम करेंगी, हमने सबको एक ही नज़रिए से देखा, तो अब उसमें जो लड़की रेस्टलर बनने की क्षमता रखती है, जो लड़की हवाई जहाज उड़ाने की क्षमता रखती है, जो लड़की एथलीट बनने की क्षमता रखती है, एथलीट यानी कि वो बढ़िया क्रिकेटर बन सकती है, प्लेयर बन सकती है, हमने उन पर भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि हमने सबको एक ही छवि में बांध दिया। अब जिसके अंदर कुछ अनोखी प्रतिभा थी, जिसके अंदर कुछ विशेष गुण थे, उन गुणों को भी हमने दबा दिया, ठीक है, क्योंकि हमने सबको एक ही छवि में बांध दिया। तो ये चीज़ होती है, इसको रूढ़िबद्धता कहते हैं कि जिसमें हमने सबको एक ही छवि में बांध देते हैं, सबको एक समान रूप से देख रहे हैं, यह उनके बारे में पक्की धारणा बना ली गई तो ये रूढ़िबद्ध धारणा कहलाएगी। कई बार हम किसी खास देश के बारे में, जैसे खास देश का मतलब है, अगर हम उदाहरण के तौर पर यहाँ पे ले लें पाकिस्तान को, जैसे हमारे अंदर ये धारणा बनी हुई है पहले से कि जो पाकिस्तान है ये हमारा दुश्मन है, ठीक है। तो ये हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं ने हमको सिखा दिया, बेटा पाकिस्तान दुश्मन है, पाकिस्तानी लोगों से, पाकिस्तान से हमेशा संभल कर रहना। अब उसमें हमने जो पाकिस्तान के अंदर भारत से प्रेम करने वाले लोग हैं, जो बेचारे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, जो है कि हमेशा भारत को प्यार करते हैं, उनको भी हम उसी नज़रिए से देख रहे हैं, उनको भी हम सब पाकिस्तानियों की तरह आतंकवादी ही समझ रहे हैं, जबकि वो बहुत सरल, सौम्य और अच्छे लोग हैं। तो यहाँ पे ये रूढ़िबद्ध धारणा है, हम सबको एक ही नज़रिए से देख रहे हैं, हम पूरे पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझ रहे हैं, जबकि उसमें बहुत सारे लोग हमसे प्यार करने वाले होंगे, ठीक है। हम धर्म के आधार पर हम ये कहते हैं कि इस धर्म में तो सिर्फ लोगों पर पत्थर फेंकना सिखाया जाता है। ऐसा नहीं कि सब पत्थर ही फेंकते हैं, कुछ लोग हमारे धर्म की पूजा भी करते हैं, हमारे जो संत हैं, ठीक है, उनके शरण में आते हैं, ठीक है, मंदिर में जाते हैं। तो ऐसा ये रूढ़िबद्ध धारणा पहले से तय कर दी गई है। लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़
ठहराते हैं। ठीक है, अपराधी, किसी को हमने अपराधी ठहरा दिया, हो सकता है वो अच्छे काम भी कर रहा हो, लेकिन अगर हमने उसका कोई अपराध देख लिया, उसके बारे में हमको पहले से तय बता दिया गया कि ये अपराधी ही है, ठीक है, तो हम उसको अपराधी ही मान रहे हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। इसलिए पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं, यानी कि पूरे, अगर मैं कहूँ यहाँ पे पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना ठीक नहीं है, पूरे पाकिस्तान को आतंकवादी समझना ठीक नहीं है, पाकिस्तान में कुछ अच्छे लोग भी होंगे, है ना। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती हैं। जैसे हमने कहा, लड़कियां सिर्फ घर का काम करेंगी, अब उसमें जो लड़की पहलवान बनने की क्षमता रखती है, जो लड़की अच्छा क्रिकेटर इंटरनेशनल लेवल पे हमारे देश का गौरव बढ़ाने की क्षमता रखती है, उसको भी हमने उसी छवि में बांध दिया। ठीक है, तो उसके अंदर जो कुछ अनोखी प्रतिभा है उसको भी हम नहीं देख पा रहे हैं। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण, कुछ अलग टैलेंट भी उसके अंदर है जो दूसरों से अलग है। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। जैसे माना जाता था कि हवाई जहाज़ उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो, जिसको करने की काबिलियत शायद उस लड़की के अंदर है जो आज चूल्हा फूंक रही है, उसके अंदर वो काबिलियत है कि वो प्लेन उड़ा सकती है, लेकिन इन रूढ़िबद्ध धारणाओं की वजह से आज वो चूल्हे पर रोटियां सेक रही है। क्यों? क्योंकि रूढ़िबद्ध धारणा की वजह से, क्योंकि पूर्वजों ने सेट करते हैं कि बेटा तुम सिर्फ घर का काम ही करोगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। अब असमानता और भेदभाव की बात करेंगे। देखिए, असमानता क्या है, भेदभाव क्या है। असमानता मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि लड़के और लड़की दोनों एक ही ऑफिस में 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, एक को सैलरी ज़्यादा मिल रही है, एक को कम मिल रही है, ये असमानता है, ये भेदभाव है। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध, देखिए मैंने कहा था दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी राय बना लेते हैं और यहाँ पे जो चीज़ें पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं एज इट इज़, जो चीज़ें अपने मूल रूप में चली आ रही हैं उसी को हम आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, इतना अंतर है। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं, तब भेदभाव होता है। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं कि आप इस गतिविधि में भाग नहीं ले सकते, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते कि तुम इस मोहल्ले में नहीं रह सकते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते, दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में हम उसको आप चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, आप उसको ऊंची नीची जाति का समझ रहे हैं। भेदभाव कई कारण से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पाठ में समीर 1 और समीर 2 एक दूसरे से बहुत अलग थे। जो हमने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था उसमें समीर की कहानी थी, हमने आपको पढ़ाई नहीं थी। उस कहानी में सिर्फ इतना है कि एक समीर स्कूल जाता है, दूसरा समीर अखबार बेचता है। ठीक है, ये अंतर है उनमें। और एक हिंदू है, एक मुसलमान है, तो दो बहुत भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म भी अलग था, एक हिंदू था, एक मुसलमान था। हिंदू और मुसलमान, धर्म जो है ये विविधता का एक पहलू है। हमारा खान पान, रहन सहन, धर्म, संस्कृति, ये विविधता के पहलू हैं। पर ये भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं, तब भेदभाव पैदा हो जाता है। देखिए, हिंदू और मुसलमान, समीर 1 समीर 2 की बात कर रहे हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों क्या है, यहाँ पे विविधता है, दोनों के धर्म अलग अलग हैं, ये विविधता है। अब इसमें से अगर एक दूसरे के धर्म को निम्न कोटि का मानने लग जाएगा तब ये भेदभाव हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? वेरी गुड। दोनों समीर में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था, क्योंकि एक अमीर था, एक गरीब था। समीर 2 गरीब विविधता का पहलू था। ठीक है, पहलू नहीं है, यहाँ पे कह रहा है गरीब जो है वो विविधता का पहलू नहीं है। गरीबी क्या है? गरीबी असमानता का पहलू है।
ओके, चलिए, ये तो असमानता है। गरीबी क्या है? गरीबी असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते हैं। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो विविधता तो है ही, दूसरी वहाँ पे असमानता भी है। विविधता का मतलब धर्म तो अलग है ही, और असमानता मतलब यहाँ पे एक अमीर है, एक गरीब है। तो गरीबी क्या है? ये असमानता है, ये गैर बराबरी है। ठीक है, एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। एक तो वो उस समुदाय के सदस्य हैं, उस धर्म के लोग हैं जिनकी अलग संस्कृति है, लेकिन उनकी संस्कृति को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती। ऊपर से बेचारे वो गरीब, तो और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक और समूहों तथा खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। ठीक है, अब आगे यहाँ पे दलित की बात करेंगे। ये अब इस चैप्टर के लिए हम सिर्फ आज इतना ही रखेंगे, क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा पढ़ा देंगे तो अब आगे इसमें हमारे जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कहानी है और संविधान की भी बात इसमें की गई है। चैप्टर बहुत बड़ा है। ठीक है, इसका आज सिर्फ इतना ही रखते हैं। आज हमने सिर्फ भेदभाव को समझा, आज हमने सिर्फ जो है कि पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणा को समझा। इसी से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए हैं हम वो प्रश्न हल करेंगे। इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न यहाँ से लेते हैं जो आपका 7 जुलाई में पूछा गया है, अभी जो रिसेंटली पेपर हुआ था। कह रहा है कि स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को मिलाइए। इधर संकल्पनाएं हैं, इधर उनके उदाहरण हैं। जैसे भेदभाव, भेदभाव क्या है? समान कार्य के लिए अलग वेतन, या ग्रामवासी अंधविश्वासी हैं, महिला को रोजगार की अनुमति नहीं है क्योंकि वह परिवार शुरू कर रही है, या फिर वो गर्भवती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए, भेदभाव वहाँ होता है जब हम किसी को रोजगार करने से रोक देते हैं। अभी हमने पढ़ा, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि भेदभाव तब होता है अगर हम किसी को कुछ खास गतिविधियों में भाग लेने से रोक देते हैं। किसी खास नौकरी करने से अगर हम रोक रहे हैं तो ये भेदभाव का उदाहरण हो जाएगा। ये क्या होगा? भेदभाव। भेदभाव यानी कि महिला को रोजगार की अनुमति नहीं है क्योंकि वो परिवार शुरू कर रही है। भाई परिवार शुरू कर रही है, मान लीजिए शादी हुई है, लड़के लड़की दोनों की शादी हो गई, तो अब आप कह रहे हैं कि लड़की रोजगार नहीं करेगी क्योंकि वो परिवार शुरू कर रही है। तो लड़के को भी घर में बैठाओ ना, वो भी तो परिवार शुरू कर रहा है। अब तक तो सिंगल था, अब वो भी एक नया परिवार शुरू कर रहा है, उसको भी घर में बैठाओ। क्यों उसको ऑफिस भेज रहे हो? लड़की को घर के काम में लगा रहे हो, लड़की को भी ऑफिस भेजो, है ना। तो आप लड़की को घर में बैठा रहे हैं ये कह करके कि ये नया परिवार शुरू कर रही है, लड़के को ऑफिस भेज रहे हैं, दोनों में भेदभाव कर रहे हैं। या फिर वो गर्भवती है, इस वजह से आप उसको घर पे बैठा रहे हैं। अच्छा, असमानता की बात करेंगे, दूसरा ऑप्शन देखिए, समान कार्य के लिए अलग अलग वेतन। भाई ये असमानता हो गई। काम दोनों समान कर रहे हैं, दोनों 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, आप एक को 20,000 दे रहे हैं, एक को 15,000 दे रहे हैं। ये दोनों में असमानता क्यों? जब कार्य समान है तो सैलरी भी समान होनी चाहिए भाई। जब कार्य समान है तो सैलरी भी समान होनी चाहिए। ये असमानता का उदाहरण हो गया। ठीक है, और रूढ़िवादिता का मतलब ये है कि लड़कियां खाना बनाने और भोजन पकाने में अच्छी होती हैं। ये पहले से हमारे पूर्वजों के द्वारा फैक्ट तय कर दिया गया है कि लड़कियां खाना ही बनाएंगी, वो खाना अच्छा बनाती हैं। ये रूढ़िबद्ध धारणा हो गई। ठीक है, अब किसी के प्रति अपनी राय बना लेना, जैसे अभी हमने पढ़ा ग्रामीणों को लेकर के, ग्रामवासी अंधविश्वासी हैं। जो ग्रामवासी हैं वो अंधविश्वासी हैं, ये पूर्व धारणा हो जाएगी, ये पूर्वाग्रह हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ऑप्शन इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? ए गया हमारा थर्ड के साथ में, और बी गया हमारा फर्स्ट के साथ में, सी गया हमारा फोर्थ के साथ में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो फोर्थ रहेगा वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, आधा चैप्टर पढ़ा है, वहीं से हम प्रश्न भी हल कर रहे हैं। पहला प्रश्न अब दूसरा प्रश्न कहता है, रूढ़िबद्ध धारणाओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर ध्यान दीजिए। देखिए, पहला वाक्य कहता है कि रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें प्रत्येक व्यक्ति को अनोखे और अलग व्यक्ति जिसके पास खास गुण और क्षमताएं हो सकती हैं के रूप में देखने से रोक देती हैं, क्योंकि हम सभी को एक ही छवि में बांध देते हैं।
रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। रूढ़िबद्ध धारणाओं का हम सब पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि इनके चलते हमें उन कामों को करने का मौका मिलता है जिनमें हम अच्छे हैं। क्या ये सारे ऑप्शन सही हैं? जो ऑप्शन फर्स्ट है वो यहाँ से लिया गया है। कहता है कि इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती हैं, जिसके अंदर कुछ खास गुण और क्षमताएं जो दूसरों से अलग होती हैं। वेरी गुड, फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ से राइट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा था कि रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। ये बी ऑप्शन था। वेरी गुड, ये भी राइट हो जाता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि रूढ़िबद्ध धारणाएं जो हैं वो उसका हम सब पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इन धारणाओं का हम सब पर प्रभाव पड़ता है। और फिर ये कह रहा था क्योंकि इनके चलते हमें उन कामों को करने का मौका मिलता है जिनमें हम अच्छे हैं। ऐसा नहीं है, रूढ़िबद्ध धारणाओं की वजह से ये हमें ऐसे काम करने से रोक देती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हमारे अंदर है। तो सी ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, बाकी दो राइट हैं। ये है सी ऑप्शन, जिनके चलते हमें उन कामों को करने का मौका मिलता है जिनमें हम अच्छे हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि जिन कामों में हम अच्छे हैं ये हमें उन कामों को करने से रोक देती हैं। तो ए बी राइट है, सी गलत है। ठीक है, यहाँ पे केवल ए बी ऑप्शन जो है वह राइट हो जाएगा। हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है किसी को एक छवि में बांधने का अर्थ है रूढ़िबद्ध धारणा बनाना। ठीक है, हमने आपको बताया भी था, यहाँ पे लिखा है कि जब हम लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं तो ये रूढ़िबद्ध धारणा कहलाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अंतर करना, अंतर तो हम उसमें करते हैं इसमें पूर्वाग्रह में जा करके। ठीक है, वहाँ पे हम दोनों में मेल फीमेल में अंतर किया जाता है। यहाँ पे रूढ़िबद्ध धारणा हो जाएगी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न कहता है कि अगर किसी कक्षा में केवल लड़कियों को सफाई कार्य में सहायता के लिए कहा जाता है तो इसे उदाहरण माना जाएगा। इसे किसका उदाहरण माना जाएगा? सिर्फ लड़कियों को ही आप सफाई के लिए कह रहे हैं। ये लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा का उदाहरण माना जाएगा क्योंकि आपने ये तय कर लिया है, ये पहले से फैक्ट जो है चला आ रहा है कि लड़कियां ही सफाई करेंगी, लड़कियां ही सफाई अच्छी करती हैं, या इस तरीके से लड़की सफाई का काम सिर्फ लड़कियों का ही है। तो ये लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा बनी हुई है, इसीलिए आपने सिर्फ लड़कियों को ही सफाई करने के लिए चुना। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि विशेष समुदाय जैसे कि आदिवासियों को रूढ़िबद्ध करना इन लोगों के विरुद्ध डैश पैदा कर सकता है। अगर आप आदिवासियों को रूढ़िबद्ध कर देते हैं तो इससे क्या होगा कि क्या उसकी सराहना हो जाएगी या पक्षपाती राय आप बनाएंगे, आप भेदभाव करेंगे उनका उपास। देखिए, इससे उनकी सराहना तो नहीं होगी। जब हम लोगों के प्रति रूढ़िबद्ध धारणा बना लेते हैं तो इससे एक पक्षपाती राय बन जाती है, उनके प्रति भेदभाव पैदा होता है और कहीं ना कहीं लोगों का उपहास भी, मजाक भी इससे बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए गलत है, बाकी बी सी डी ऑप्शन तीनों आपके राइट हैं। बी सी डी जो ऑप्शन है वह राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है पूर्वाग्रह का अर्थ क्या होगा? देखिए, लोगों के बारे में नकारात्मक राय बनाना, लोगों को हीनता की दृष्टि से देखना, लोगों को एक ही छवि में बांधना। अभी मैंने आपको जस्ट पीछे बताया है, जब हम लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं तो ये रूढ़िबद्ध धारणा होगी। क्या होगा? ये रूढ़िबद्ध धारणा होगी, ये पूर्वाग्रह नहीं होगा। बाकी दो ऑप्शन आपके ए और बी ये पूर्वाग्रह को दर्शा रहे हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आंसर दिया है कि पूर्वाग्रह जो है ये ज़्यादातर राय नकारात्मक ही होती है, यानी कि लोगों के बारे में नकारात्मक राय बनाना ये पूर्वाग्रह को दर्शा रहा है, यानी कि जो ऑप्शन ए है वो राइट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा था कि लोगों को हीनता की दृष्टि से देखना। जब हम ये सोच लेते हैं, जब हम ये सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक ही तरीका सबसे अच्छा है और सही है, तो अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते। हम फिर वहाँ पे दूसरों को हीनता की दृष्टि से देखने लगते हैं। जो उस काम को दूसरी तरह से कर रहे हैं फिर हम उसको बेहतर नहीं समझते, हम उसको हीनता की दृष्टि से देखने लगते हैं, उसको वो इज्जत नहीं दे पाते। तो ये हमारा यहाँ पे ए और बी ये दोनों पूर्वाग्रह को दर्शा रहे हैं। जो ऑप्शन सी है ये हमारा रूढ़िबद्ध धारणा को दर्शा रहा है। तो ए और बी जो है वो इसमें राइट हो जाएंगे। कौन? ए और बी ऑप्शन आपका राइट हो गया। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से क्या रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाने के विपरीत है? रूढ़िबद्ध धारणा बनाने के विपरीत है। देखिए, रूढ़िबद्ध धारणा,
लोगों को एक ही खांचे में जड़ देना, ये तो रूढ़िबद्ध धारणा है। एक किस्म के लोगों के लिए पूर्वाग्रह रखना, ठीक है, सभी को एक छवि में बांध देना। समाज में एक रूपता की सराहना करना, समाज में एक रूपता की सराहना करना कि सभी को एक ही रूप में देखना, सबको सेम देखना, सबको एक छवि में बांध देना, ठीक है। ये भी रूढ़िवादिता को ही दर्शा रहा है, रूढ़िबद्धता की को ही दर्शा रहा है। रूढ़िबद्धता के विपरीत क्या है कि समाज में व्यक्तिगतता की पहचान नहीं होती, क्योंकि हमने क्या किया, ये हमने रूढ़िबद्ध धारणा बना ली कि लड़कियां सिर्फ घर का काम ही करेंगी। इसमें हमने लड़कियों की व्यक्तिगत पहचान को हटा दिया कि कौन लड़की डॉक्टर बन सकती है, कोई इंजीनियर बन सकती है ना, कोई अच्छी प्लेयर बन सकती है, वो हमने यहाँ से हटा दिया। अब जो अच्छी प्लेयर बन सकती थी, जो अच्छी कबड्डी खेल सकती थी, आज वो भी चूल्हा फूंक रही है, क्योंकि ये रूढ़िबद्ध धारणा में हमने उसको सेट कर दिया। उसकी जो व्यक्तिगत पहचान है वो हमने गायब कर दी, उसके अंदर जो कुछ अनोखी प्रतिभा थी वो हमने नहीं देखी। तो यहाँ पे रूढ़िबद्ध धारणा बनाने के विपरीत क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, प्रश्न कहता है ए और बी को मिलाइए। लोगों को एक ही छवि में बांधना, जब हम लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं इसको कहते हैं रूढ़िबद्ध धारणा। दूसरे लोगों को नकारात्मक रूप से जब हम देखते हैं, सिर्फ अपने काम को ही बेहतर समझते हैं या अपनी भाषा को ही बेहतर समझते हैं, दूसरे को, दूसरी भाषा को, दूसरे लोगों की भाषा को हम बेहतर नहीं समझते, तो हम उनके प्रति एक हीन भावना पैदा होती है, उसको हम नकारात्मक रूप से देखते हैं, इसको पूर्वाग्रह कहते हैं, ठीक है। किसी के साथ दूसरे की अपेक्षा असमुचित रूप से व्यवहार करना, असमुचित रूप से, समुचित रूप से व्यवहार न करना, समान रूप से व्यवहार न करना, ठीक है। कुछ बच्चे आपके क्लास में कुर्सी पर बैठे हैं, कुछ नीचे बैठे हैं, ठीक है, आप सबके साथ समान व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो ये आप भेदभाव कर रहे हैं। शुद्धता और अशुद्धता को मानना, यानी कि अगर इसने हमको टच कर दिया तो हम अशुद्ध हो जाएंगे, हमें नहाना पड़ेगा, ये छुआछूत का उदाहरण है, ठीक है। इस तरीके से सारा मैच हो गया, ठीक है। एक छवि में बांधना रूढ़िबद्ध हो गया, नकारात्मक रूप से लोगों को देखना पूर्वाग्रह हो गया, और समान व्यवहार न करना भेदभाव हो गया, शुद्धता और अशुद्धता को मानना ये छुआछूत हो गया। ओके, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, डैश वे विचार हैं जब हम लोगों को एक छवि में बांध देते हैं, जब हम लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं, सबको समान रूप से देखते हैं, तो ये रूढ़िबद्ध धारणाएं हो जाएंगी। ओके, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से क्या विविधता नहीं बल्कि भेदभाव का एक उदाहरण है। समझिए क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विविधता नहीं है बल्कि भेदभाव है। विविधता का मतलब हमारा खान पान, हमारा पहनावा, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, ठीक है, ये विविधता हो जाएगी। भेदभाव, अगर हम किसी के साथ में उस तरीके का भेदभाव कर रहे हैं, अभी देखिए ऑप्शन लिखा है, एक अपार्टमेंट में कुछ परिवार होली का त्यौहार मनाते हैं, कुछ क्रिसमस का। वेरी गुड। धर्म के आधार पर हमारे अंदर बहुत विविधता है, हम अलग अलग धर्मों को मानने वाले हैं, तो ये तो विविधता है, ठीक है। प्रश्न हमसे कह रहा है कि विविधता नहीं बल्कि भेदभाव का बताइए, ये तो भाई विविधता है, डाइवर्सिटी है। एक स्कूल में कुछ बच्चे कुर्सियों पर बैठते हैं, कुछ ज़मीन पर बैठे हैं, ये तो हमें लग रहा है तो भेदभाव, सरासर भेदभाव हो रहा है ना। एक बाज़ार में कुछ विक्रेता मछली बेचते हैं, कुछ फल, ये तो अपनी अपनी चॉइस है, किसी को मछली बेचना अच्छा लग रहा है, किसी को फल बेचना अच्छा लग रहा है, ये तो डाइवर्सिटी है, विविधता है, ठीक है। एक गली में कुछ घर सफ़ेद रंग के हैं, कुछ पीले, ये तो डाइवर्सिटी है, हमको जो है पीला पसंद है, हम पीले रंग से रंग रहे हैं, तुम्हें सफ़ेद रंग पसंद है, तुम सफ़ेद रंग से रंग रहे हो, यही तो डाइवर्सिटी है। इन्हीं चीज़ों से हमारा शहर रंग बिरंगा सुंदर नज़र आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो एक स्कूल में कुछ बच्चों को आप कुर्सियों पर बैठा रहे हैं, कुछ को ज़मीन पर बैठा रहे हैं, इसका मतलब है आप उनमें भेदभाव कर रहे हैं। हो सकता है आपने नीची जाति वाले लोगों को नीचे बैठाया हो, है ना, और भी रीजन हो सकते हैं, ये भेदभाव का उदाहरण है प्यारे दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, देखिए क्या कहता है कि लड़कियों की तुलना में लड़के एक बेहतर स्काउट लीडर बनते हैं, ठीक है। बेहतर स्काउट लीडर बनते हैं, ये हमारे अंदर फैक्ट है, ये पहले से तथ्य बना लिया गया है, ठीक है। यानी कि जो चीज़ें, जो तथ्य पहले से चलती आ रही हैं उसी को मान लेना जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, रूढ़िबद्धता है, ठीक है। ये क्या है, ये रूढ़िवादिता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे ऑप्शन में क्या कह रहा है, कौन से कथन रूढ़िवादिता को दर्शा रहे हैं,
तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये रूढ़िवादिता को ही दर्शा रहा है। ओके, फिर लड़कियां फुटबॉल खेलने में अच्छी होती हैं। लड़कियां का मतलब यहाँ पे लड़कियां और लड़के दोनों में अंतर किया जा रहा है, तो ये तो नहीं लग रहा है। लड़कियां सौम्य, कोमल और अच्छी देखभाल करने वाली होती हैं। ये वर्षों से चली आ रही धारणा है कि वो कोमल होती हैं, अच्छी देखभाल करने वाली होती हैं। अगर लड़कियां कोमल ही होती तो रेस्टलर्स न बन पाती, बॉक्सर न बन पाती, मुक्के ना मारती, है ना, और पहलवानों को उठा उठा कर न पटकती अगर इतनी ही कोमल होती तो। ठीक है, तो ये धारणा पहले से बनी हुई है, ये फैक्ट है जो मूल रूप में चला आ रहा है। ये क्या है, ये रूढ़िबद्ध धारणा है। लड़के दबंग और उग्र होते हैं। ये अब जरूरी थोड़ो कि हर लड़का दबंग ही हो, कुछ लड़के बड़े सौम्य स्वभाव के होते हैं, लड़कियों की तरह वो भी कोमल होते हैं अगर कहें बात तो, है ना। तो ये पहले से धारणा तय कर ली गई है कि लड़के दबंग ही होंगे, उग्र ही होंगे। ये ऑप्शन और फर्स्ट, ये तीनों ही रूढ़िबद्ध धारणा को दिखा रहे हैं। जबकि लड़कियां फुटबॉल खेलने में अच्छी होती हैं, ये लड़कियों में यहाँ पे अंतर को दर्शा रहा है। यहाँ पे लड़कियों को ज़्यादा वरीयता दी जा रही है, तो ये जेंडर बायस का उदाहरण हो जाएगा, ये पूर्वाग्रह को दर्शा रहा है। इसलिए ए सी डी आपका राइट हो जाएगा। हम बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर ए सी डी की तरफ में। ओके, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इतने ही प्रश्न थे डियर फ्रेंड। छोटा चैप्टर सिर्फ आधा पढ़ाया है, उसके 10-12 प्रश्न हमने करवाए हैं, लेकिन 50 से 55 मिनट की क्लास हो गई है, क्योंकि बहुत डीप में और बहुत स्लो हमने आपको पढ़ाया है, ताकि ये जो जेंडर बायस और जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है ये आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, इसलिए आप इस चैप्टर को और पढ़ लीजिएगा, दोबारा पढ़ लीजिएगा, तो हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, क्लियर कैसी रही क्लास कमेंट करके जरूर बताइए। इसके जस्ट आफ्टर आपको क्लास मिलेगी इसके आगे जो चैप्टर हमने छोड़ा है आधा इसको। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट जल्दी ही आएगा, जहाँ से हम लोग यहाँ से चीज़ों को समझेंगे, भीमराव अम्बेडकर के बारे में समझेंगे, हम यहाँ से दलित के बारे में जानेंगे। ओके, और थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, आपके कमेंट का दिल से स्वागत है, इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का।